हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप अपने एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हो या स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहे हो 2024 की। तो आपके जो मॉक टेस्ट हैं, जो आप टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट देते हो, उसमें आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है लोगों को कि आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं बात करूँगा बहुत ही डिटेल में, आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं समझाऊँगा कि कैसे आपको नंबर बढ़ाने होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप आपका क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि अपने मार्क्स को आपको कैसे बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस्ड बंदे ये काम को कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, अदरवाइज कोई डाउट आपके मन में बच जाएगा। चैनल पर जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज कर लेना, मेरे बारे में बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको पढ़ सकते हो। ठीक, सबसे पहले मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है कि आप मिसगाइडेड हो। ज़्यादातर लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि आपका टारगेट बहुत ही गलत सेट हो रखा है। देखो, बंदे मुझे मैसेज करते बोलते हैं सर मेरे आमतौर पे 140 150 मार्क्स आते हैं, बट किसी किसी मॉक में मेरे मार्क्स केवल 110 रह जाते हैं, तो मुझे बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है कि 140 से मेरे नंबर क्यों गिर गए। बहुत से बंदे बोलते हैं मैं कोई भी मॉक लगा लूँ, मेरे सिर्फ 120 नंबर आ रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो, आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये अभी मैं लेटेस्ट डेटा लेकर के आया हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2024 में टियर 1 में जो नंबर बने हैं, ये मैं जो डेटा है ये लेकर के आया हूँ आपके रैंक मित्रा से। ठीक है, तो रैंक मित्रा वालों के पास डेटा होता है, तो इसमें बेसिक मैं आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो 2 जुलाई की शिफ्ट है ना, 2 जुलाई की शाम वाली जो शिफ्ट थी, इसके अंदर बच्चों के एवरेज मार्क्स बन रहे हैं लगभग 96। और यहीं पे जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट रही है, आप देख पा रहे होगे, 1 जुलाई वाली जो शिफ्ट है, इसके अंदर आपके 117 से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 118 नंबर ऑन एन एवरेज जा रहे हैं। यानी कि आप देखो डिफरेंस, देखो 96 से और यहाँ पर 118, यानी आप डिफरेंस देखो कितना बड़ा मार्जिन का डिफरेंस रह रहा है। तो अगर कोई बंदा है, मान लो ठीक है, एक पर्सन है, उसने अपनी ठीक ठाक तैयारी की है, आप अगर चाहो तो ये खुद से करके देख लेना। सीएचएसएल का आप 1 जुलाई 2:30 बजे से 3:30 बजे वाला, ये वाला टेस्ट जाकर के खुद से दे करके देखना। ठीक है, कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है इसके आराम से इसमें 140 150 नंबर आएंगे, जिसकी भी डिसेंट तैयारी है 150 आराम से ले आएगा इस वाले टेस्ट में। अगर तैयारी आपकी डिसेंट हो गई है तो आप आराम से उसके ऊपर भी जाओगे, 160 तक भी ला सकता है, अच्छे लोग उससे ऊपर भी जाएंगे। बट मैं एक बात आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि ये जो इजीएस्ट शिफ्ट थी, इसके अंदर कोई भी बंदा, अब आप बोलोगे सीएचएसएल की आप बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम यही था। सीजीएल में भी ऐसा ही होता है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, कोई पेपर बहुत ईजी हो सकता है, कोई शिफ्ट का पेपर टफ हो सकता है। तो यहाँ पे आप इजिली 150 ले आओगे, लेकिन ये वाला जो टफेस्ट शिफ्ट है, इसके अंदर हो सकता है कि आप 130 लाने में भी स्ट्रगल करोगे। तो कोई बंदा यहाँ पे 150 ला रहा है, कोई 130 यहाँ पे ला रहा है अगले ही दिन, तो वो बोलेगा कि सर मेरे तो मार्क्स ही कंसिस्टेंट नहीं है, कभी 150 आता है, कभी 130 आता है। बट वो ये तो नहीं जान रहा है ना कि कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर टफ था। इसीलिए जब आप मार्क्स को टारगेट करते हो तो आप बहुत गलत चीज को टारगेट कर रहे हो। चाहे आपका सीजीएल का भी पेपर हो, आप उठा करके देख लेना, यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलता है। बट आपको तो जो भी आप टेस्ट सीरीज पे, जो प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वहां पे आपको नॉर्मलाइज मार्क्स तो नहीं बताया जाता, आपको बताया जाता है आपका रॉ मार्क्स। और रॉ मार्क्स तो यार अलग अलग जगहों पे अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग होता है ना। आप प्लेटफॉर्म भी चेंज करोगे, मान लो कोई टेक्स्ट बुक छोड़ करके किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा, हो सकता है वो लोग टफ पेपर बनाते होंगे, या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन जो है रीजनिंग के डाल देते हैं, तो वहां पे आपके हो सकता है नंबर तो गिरेंगे ही। कहीं पे हो सकता है स्टेट पीसीएस लेवल का जीके आपसे डाल दिया गया अपने मॉक में। मॉक तो भाई प्राइवेट कंपनी जब मॉक बना रही, कैसे भी मॉक बना सकती है। एक जब टीसीएस खुद पेपर करवाता है 36 शिफ्ट में वो लेवल सेम नहीं रख पाता, तो कंपनी कैसे सेम रख पाएगी। तो इसीलिए आपको कभी भी मार्क्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो भी बंदे आपको बोल रहे कि आप मार्क्स को टारगेट करो, 150 160 180 ऐसे नंबर लाओ, नंबर कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। आपका टारगेट नंबर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो बहुत वेरी करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग शिफ्ट में बहुत वेरी करता है। इसीलिए जब भी आप टेस्ट दोगे, आपको क्या करना है, आपको परसेंटाइल को टारगेट करना है। क्योंकि अगर एक टफ शिफ्ट होगी, उसके अंदर 140 130 नंबर में भी आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाएगा, 80-90% का परसेंटाइल बन जाएगा। लेकिन ईजी शिफ्ट में हो सकता है आप 140 145 नंबर लाओगे, फिर भी आपका परसेंटाइल 70-80 ही बनेगा। तो उसके अंदर आप जमीन पे रहोगे, ज्यादा हवा में नहीं उड़ोगे कि मेरे तो 150 नंबर आ गए। अरे भाई, ईजी शिफ्ट में 150 लाकर भी सीएचएसएल लोगों का क्रैक नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं ऐसे लोगों को कि 150 ले आए थे, लेकिन इजी शिफ्ट था उनका, तो उसमें उनका सीएचएसएल क्रैक नहीं हुआ। सेम केस आपके साथ सीजीएल में भी रिपीट हो सकता है। इसीलिए हमेशा परसेंटाइल टारगेट करो। मैंने अपने सेफ स्कोर वीडियो में भी आपको बोला था कि भाई परसेंटाइल आपको टारगेट करना है, और परसेंटाइल का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस कैटेगरी में आपको कितना परसेंटाइल जो है क्रैक करने के लिए आपको एम करना चाहिए। वो मैं वीडियो आई बटन में लगा दूंगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। जो भी आपको ये बोल रहा है कि मार्क्स को टारगेट करो, वो आपको गलत गाइडेंस दे रहा है। आपको हमेशा अपने टेस्ट सीरीज में परसेंटाइल को टारगेट करना चाहिए। अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर परसेंटाइल लाने का कोशिश करो। भले आपका मार्क्स कितना भी आ रहा है, वो
घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, अगर इजी शिफ्ट में कितना भी मार्क्स ले आओ। परसेंटाइल को टारगेट करना है, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। अगर ये अभी फिट नहीं करोगे तो बहुत गलत टाइम में आपके साथ इस चीज का लेसन आपको नियति देगी। इसीलिए इस बात को मेरी मान लो, मैंने बहुत रगड़ा खा के इस चीजों को सीखा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वो सारी गलतियां ना करना पड़े, ठीक। अब मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स पे, कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि सर हम दिन में 4 मॉक्स लगाते हैं और हमारे नंबर सब में 120 आ रहे, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। अरे बेवकूफ यार, तुम मतलब पढ़ाई कर रहे हो ना, इतने ज्यादा मॉक्स लगाओगे और कोई इंप्रूवमेंट उसमें करोगे नहीं, ना एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करके भी, चलो एनालिसिस किसी ने किया भाई, 1 घंटे तुमने एनालिसिस किया, उसके बाद तुमको अपने कुछ मिस्टेक वाले पॉइंट पता किए होंगे ना, उस मिस्टेक वाले पॉइंट को सही करने के लिए तुमको टाइम तो देना होगा। तुम दिन में लगा रहे हो 4-4 मॉक्स लगा रहे हो, कोई 3 लगा रहा है। अगर डेली भी तुम मॉक्स लगाए जा रहे हो बिना किसी एनालिसिस के, बिना, एक दिन में कोई अपने ऊपर कितना ही काम कर लेगा। तो अगर आज तुम्हारे आ रहे हैं कुछ मार्क्स, मान लो किसी का आज 70 परसेंटाइल बना, कल भी उसका 70 ही ना बनेगा। अगर एक ही दिन वो अपने आप को दे रहा है तो इतना जल्दी इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। इसीलिए इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं, 1 या 2 मॉक जो पर डे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस तरह से मैंने देखा है कि गाइड करते हैं कि हर दिन आपको डेली 1 मॉक तो लगाना ही चाहिए, डेली मॉक्स लगाने चाहिए, डेली मॉक। अरे भाई, डेली मॉक्स एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। एडवांस जिनका 90-95 परसेंटाइल बन रहा है कंसिस्टेंटली, जिनको सिलेबस पे अच्छा पकड़ हो गया है, वो इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपके अभी बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं है, आपके टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, आप सही से मॉक अटेम्प्ट करना नहीं जानते, एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको आते नहीं है, तो भाई क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप दिन के 1-2 मॉक्स लगाओगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, झूठ मूठ का, केवल और केवल डिमोरलाइज होगे, ठीक है। तो एक दिन में 1-2 मॉक केवल तभी लगाओ जब आप एडवांस एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हो। वो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका परसेंटाइल 85-90 वाले रेंज में, तब लगाओ, तब कर सकते हो ये काम। लेकिन अभी नहीं, स्टार्टिंग का डेली 1-2 मॉक नहीं देना है जब तक कि आपका एक बेस नहीं बन जाता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट समय लेता है, इस चीज को समझो, ठीक। इसीलिए, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट देना पढ़ाई नहीं है, इस चीज को समझो। लोग, बंदे क्या करते हैं, 3 में 3 मॉक देंगे, 3 घंटा उसमें दिया, आधा घंटा एनालिसिस के, बुला रहे भाई आज क्या पढ़ाई हुई है, कुछ घंटा पढ़ाई नहीं हुई तुम्हारी, ठीक है। तो पढ़ाई को मत गिनो, ठीक है। इस जो टेस्ट वाला टाइम है उसको अपने पढ़ाई के टाइम में गिनना बंद करो, ये बेवकूफी कर रहे हो। तो टेस्ट का जो फ्रीक्वेंसी है, देने की फ्रीक्वेंसी को आपको चेंज करना होगा। वो कैसे चेंज करना है, अगर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, एक्चुअल में अपना रैंक, अपना सिलेक्शन इंप्रूव करना चाहते हो, तब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक पास के बारे में पूछते रहते हैं कि इसका प्राइस कब गिरेगा। तो प्राइस अभी फॉल हो चुका है। 31 जुलाई तक आपका 395 रुपीज में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिलेगा। कूपन कोड क्लस्टर का यूज कर लेना। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कभी भी ले रहे हो तो कूपन कोड क्लस्टर से ही मिलेगा। इसका लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दिया हूँ, वहां से कूपन कोड क्लस्टर से ले लेना। टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एनालिसिस के सबसे मार्केट में बेस्ट टूल्स आपको टेक्स्ट बुक ही देता है और सबसे ज्यादा यूजर बेस यही है। तो अपना औकात, रिलेटिव पोजीशन और मैंने जो बोला ना परसेंटाइल वाली बात, सबसे सही एक्यूरेट एनालिसिस आपको परसेंटाइल से यहीं पे मिलेगा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे होना अनिवार्य है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा चीजें दूसरों को लेकर रख सकते हो बट टेक्स्ट बुक छोड़कर कुछ और नहीं लेना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक लेने के लिए मैंने लिंक लगा दिया पहले कमेंट में। अब बात करते हैं पुअर परफॉर्मेंस होता क्या है इसकी। आमतौर पे 4 या 5 वजह हैं, मैं सारी वजहों पे बात करूंगा। सबसे जो बिगिनर एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ एक कॉमन वजह होती है कि उनका बेस नहीं होता। बेस का मतलब क्या है, एक बेस लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है हमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट्स में, तब जाके हमारा एक लेवल पर मार्क्स आता है। यानी कि आपके जो परसेंटाइल है ऑलमोस्ट 70 परसेंटाइल के आसपास तभी पहुंचेंगे जब आपका बेसिक्स एक लेवल तक किया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स ही कवर नहीं है तो आपके ऑब्वियस सी बात है कि नंबर नहीं आएंगे। तो बेस अगर आपका सही नहीं है उसके वजह से नंबर नहीं आते। या फिर क्या होती है कि आप मॉक देते समय, टेस्ट सीरीज देते समय आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, या फिर मॉक अटेम्प्ट करना आपको नहीं आता। मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता है, सही से आप नहीं अटेम्प्ट करते, आप कैसे भी करके बनाने लग जाते हो। जो पहला सवाल आया उसको पहले कर दिए, दूसरा आया उसको दूसरे कर दिए, इस तरह से लास्ट में पता चला कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे रह गए जिसको आप देख भी नहीं पाए। तो ये भी एक कारण होता है। मैं सब पे बात करूंगा, इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ किन कैटेगरी में कौन लोग फॉल करते हैं। अगला क्या है, सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। 5-10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में खा जाते हैं वो, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और आखिर क्या होता है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं पता होते। हर सब्जेक्ट में, खासकर ये मैथ्स में होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स एडवांस वाले होते हैं जो कि आमतौर पे आपको बेसिक टीचर्स या बेसिक बुक्स में नहीं मिलेंगे। वो आपको सवाल बनाते बनाते, और कुछ बहुत अच्छे तगड़े टीचर होंगे वही आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। तो ये लगभग 4-5 वजह होती है। 70 परसेंटाइल में आप यहाँ पे रहोगे, 70 परसेंटाइल या उससे नीचे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बेस गड़बड़ है, आपने बेस लेवल की नॉलेज ही नहीं ले रखी है। 70 से 80 वाली रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हो तो हो सकता है आपके साथ टाइम मैनेजमेंट का या मॉक सही से अटेम्प्ट ना करने का प्रॉब्लम हो।
80 से 85% यानी 80 to 85 परसेंटाइल में जब आप घुसोगे तो हो सकता है आपके साथ सिली मिस्टेक का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। यहाँ पे ऊपर के 2 प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो चुके होंगे, और 85 परसेंटाइल के अगर आप ऊपर हो यानी 90 परसेंटाइल इस रेंज को क्रॉस कर चुके हो तो और अब भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, मतलब ऑब्वियसली हर किसी को अपने नंबर अपने परसेंटाइल बढ़ना पसंद होता है। कोई भी 90 ऐसा नहीं कि 90 पे आके वो रुकना चाहेगा, 95, 98, 99 रैंक 1 तक लोग जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पे आपकी प्रॉब्लम होगी एडवांस कॉन्सेप्ट्स की। अब हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, किस बंदे की क्या प्रॉब्लम होती है। ये देखो मैं बिगिनर्स टू एडवांस में यहाँ पे अरेंज किया हूँ। बिगिनर्स को ज्यादातर 1 और 2 वाली प्रॉब्लम होती है। मैं सारे प्रॉब्लम्स का आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपके बेस में लैक है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता, बेसिक आपके 70 परसेंटाइल के नीचे जा रहा है, बहुत सारे बेसिक चीजों को ही नहीं जानते हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हर टेस्ट के बीच में कम से कम 5 से 10 दिन का गैप रखो। बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा अभी अपने बेस बिल्डिंग के अंदर। तो आप अभी अगर आपने मॉक टेस्ट की शुरुआत की है, मैंने अपने सीजीएल वाली स्ट्रैटेजी में भी मैंने बताया था कि 15 अगस्त के बाद से एनी हाउ आपको शुरू करना ही करना होगा। तो 5 से 10 दिन आप रखो। एक टेस्ट दिया, लगभग 5 दिन या 10 दिन, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना समय है, कितना टाइम आप डेली दे सकते हो। अगर डेली ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, वर्किंग वगैरह हो, तो आपको 10 दिन देने होंगे। डेली ज्यादा दे सकते हो तो कम से कम 5 दिन तो जरूर रखो, ठीक है। हर टेस्ट के बाद आप क्या करोगे, एक एक्सटेंसिव टास्क लिस्ट बनाओगे। ये मैंने सीजीएल की स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बात किया था कि एक टास्क लिस्ट आपको बनाना है। हर एक सवाल जो आपसे नहीं बनेगा उस टेस्ट में, या हर एक सवाल जो आप गलत करोगे, उसके लिए एक टास्क लिखना है आपको, उसके आगे एक टास्क लिखना है। वो टास्क क्या होगा मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। टास्क लिस्ट में क्या करना है, मैथ्स में जितने भी सवाल आपसे नहीं बनेंगे या जितने सवाल आप गलत करोगे, या तो आपका कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं होगा उस सवाल का। मान लो कि किसी को ट्रिग्नोमेट्री किसी ने पढ़ी ही नहीं है, तो टास्क लिस्ट में आप क्या लिखो कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, इस चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के जिसके एक सवाल आप गलत कर रहे हो, मान लो कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत कर रहा है, बट अलजेब्रा उसने पढ़ लिया है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स उसको आते हैं, सवाल उससे नहीं हुआ या वो नहीं गलत कर गया उसको, तो अब क्या करना है कि आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग का एक टारगेट रखो अपने टास्क लिस्ट में कि मुझे अलजेब्रा के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने, या 20 करने, या 50 करने, जितना आपके पास टाइम है और जितना आपको नीड फील होती है उसके हिसाब से। एक्सट्रीम टारगेट्स मत लगाना भैया कि मैं अलजेब्रा के 500 सवाल लगाऊंगा, ये नहीं होने नहीं वाला है, ठीक है। ऐसा रखो कि 5 से 10 दिन में हो भी जाए, ठीक है। तो 30 सवाल लगाऊंगा, 40-50, मेरे हिसाब से 30 इज अ गुड टारगेट, वेरी गुड टारगेट। 25-30 का टारगेट आप रखो और अच्छे से लगाऊंगा, उसको समझ के लगाऊंगा, ठीक है, ताकि अगली बार मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो या तो आपको कॉन्सेप्ट गोल होगा, या तो आपकी सॉल्विंग अच्छी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का कमी है तो प्रैक्टिस करो, और कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट सुधारो, और समय दो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको टाइम देना होगा। अगर इंग्लिश में किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे नहीं बन रहा है या गलत हो रहा है, या तो वोकैब का प्रॉब्लम होगा तो वोकैब को रटो। मान लो किसी को सिनोनिम में प्रॉब्लम है तो टास्क लिस्ट में जाकर लिखो, आज मैं 50 सिनोनिम्स को याद करूंगा अपनी ब्लैक बुक से। अगर किसी को इडियम फ्रेजेस में प्रॉब्लम है तो आज मैं 100 इडियम फ्रेजेस को रिवाइज करूंगा अपने ब्लैक बुक से, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, ग्रामर में कॉन्सेप्ट का इशू चल रहा है, तो आप अपने टास्क लिस्ट में क्या लिखोगे कि आज मैं 1 घंटे अपने टीचर से ये वाली कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा, आज मैं एडजेक्टिव्स को पढ़ूंगा, आज मैं नाउन प्रोनाउन को पढ़ूंगा। जिसमें भी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस कॉन्सेप्ट का टास्क आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली वहां पर लिखना होगा। और हो सकता है कि सारी चीजें सही थी बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पीक्यूआरएस में, जंबल्ड वर्ड्स में प्रॉब्लम आया, या फिर सिली मिस्टेक्स किसी तरह का हुआ, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वाला टास्क लिखना होगा कि मैं आज कॉम्प्रिहेंशन के 10 पैसेज सॉल्व करूंगा इस टेस्ट के बाद, ठीक है। तो इस तरह से टास्क लिस्ट इंग्लिश का बनेगा। रीजनिंग में ये सारी चीजें मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने वहां देखा होगा वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। रीजनिंग में क्या है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा या तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है या फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ज्यादातर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही नीड होगा, तो आराम से उस, मान लो आपको सीक्वेंसेस का प्रॉब्लम आ रहा है, सीरीज वाले क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे, तो आप सीधा करो कि मैं 30 क्वेश्चन सीरीज के करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और जीके के अंदर जिस ज्यादातर जहां पे प्रॉब्लम आएगा, तो जीके में आपको क्या करना है कि भाई जो जो क्वेश्चन, जो जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लूंगा या फिर उसके पीवाईक्यूज करूंगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ हो गया, मान लो किसी ने विजयनगर एम्पायर को पढ़ चुका है, वो पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, फिर भी सवाल उसके नहीं हुए या गलत हुए, तो अब आप क्या करोगे, सारे पीवाईक्यूज को लगाओ, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझो, ठीक। तो ये होगा वैसे लोगों का जिनका बेस सही नहीं है। अगर ये काम आप कंसिस्टेंटली करते हो, 3-4 साइकिल तक करते हो, तो आपका बेस अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, ठीक से आपका काम होने लगेगा, आप उस 70 परसेंटाइल वाले बैरियर को क्रॉस करने लग जाओगे। अब अगर किसी का प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट वाला हो रहा है, ठीक है, उसने देखा कि नहीं मेरे टाइम मैनेजमेंट का इशू है, मैं बहुत सॉल्विंग में टाइम ले रहा हूँ, तो इसमें आपको मॉक की फ्रीक्वेंसी लगभग 3 से 5 दिन की रहनी चाहिए। ये देखो कोई पत्थर की लकीर नहीं, मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, हर कोई एक यूनिक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वो टारगेट लिस्ट टेलीग्राम वाले तो मैं हूं नहीं कि जो मैंने बोल दिया वही होना चाहिए, तो इसमें चेंज कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें भी टास्क लिस्ट बनेगा, बट इस बार आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले जितने भी टारगेट्स रखोगे उसमें टाइमर भी लगाओगे। यानी मैं 30 क्वेश्चन अलजेब्रा के बनाऊंगा, बट 30 क्वेश्चन बनाने के लिए मैं 25 मिनट का समय लूंगा या 30 मिनट का समय लूंगा।
करूंगा, जो भी जैसा भी आपको सूटेबल लगता है। आमतौर पर 25 क्वेश्चन आपके जो होते हैं मैथ्स वाले, वो आपको लगभग 20 से 25 मिनट, बहुत से बहुत 30 मिनट में सॉल्व करने का टारगेट होना चाहिए। तो आप इस तरह से टाइमर के साथ टारगेट्स को लिखना शुरू करोगे। अब मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करूंगा, और ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो 30 क्वेश्चन का आप टारगेट ले रहे हो कि मैं 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो उसमें फास्टली भी करना है। ये नहीं कि तुरंत मैं जाकर आंसर भी मिला रहा हूं, नहीं, आपको कोशिश करना है कि मैं 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा इस 30 में से सवाल बनाने की कोशिश करूंगा। यानी उतने समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको निकालने का टारगेट अब मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है। टेक्स्ट बुक में जब आप जाओगे ना एनालिसिस के वक्त में, तो आपको वो दिखा देगा कि आप एवरेज बंदों से कम समय ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो। यानी कि वहां पे एक स्माइली बना हुआ होता है, अगर वो ग्रीन कलर से हंस रहा है यानी आप एवरेज बंदों के बराबर का समय ले रहे हो, या उनसे बेटर, उनसे फास्टली सॉल्व कर रहे हो किसी सवाल को। अगर किसी सवाल को आप लेट सॉल्व कर रहे हो, यानी एवरेज जितना समय लग रहा है लोगों को, आप उससे ज्यादा समय ले रहे हो, तो उन सवालों को वो अलग से एक रोते वाले स्माइली से, मतलब रेड कलर के स्माइली से आपको दिखा देता। तो ये बहुत ही खतरनाक फीचर है टेक्स्ट बुक का, बहुत अच्छा फीचर है। ये आपको बहुत सारे ऐप्स में नहीं मिलेगा, बट टेक्स्ट बुक में आपको ये मिलेगा, बहुत अच्छा फीचर है। इसको यूज करके आपको पकड़ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में मैं बाकियों से ज्यादा समय ले रहा हूं। अगर ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं भाई, उसमें मुझे ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, जिन जिन सवालों में आप जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हो, यानी एवरेज से ज्यादा समय ले रहे हो, उनके सबसे पहले टेक्स्ट बुक वाले सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करो कि आपने एग्जाम में क्या अप्रोच लगाया था टेस्ट में, और टेक्स्ट बुक क्या अप्रोच लगा रहा है, यानी वहां सॉल्यूशन के अंदर क्या अप्रोच है। अगर वो अप्रोच आपको फास्ट लग रहा है तो उसको अपने नोट्स में मेंशन करो, जहां भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो वहां नोट्स में मेंशन करो। अगर आपको टेक्स्ट बुक वाला मेथड भी सही नहीं लग रहा, तो आराम से उस क्वेश्चन को लेकर के जाओ और यूट्यूब पे हूबहू टाइप कर दो, हूबहू कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर गूगल पे जाकर लिख दो। बेसिकली आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का सबसे एफिशिएंट तरीका सीखना है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी गलतियां आपको इसलिए भी होती है क्योंकि आप एक्स वगैरह लेकर के बना रहे होते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम मैथ्स का ही आता है, तो इसमें एक्स लेकर बना रहे होते हैं, जबकि वहां पर क्या होता है, बहुत से लोग चार्ट से बना देते हैं, बहुत जगह पे रेशियो से खेल के हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी बिगनर्स को नहीं पता होती, तो ये आपको यूट्यूब से जाकर सीखना होगा। देखो यार, एफर्ट तो लगाना होगा, या फिर हो सकता है अगर आप कोई पेड कोर्स ले रहे हो तो टीचर से जाकर आप पूछ सकते हो कि सर मेरे से ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन है मेरे बहुत टाइम लग जाता है, तो आप बताओ मैं इसको कैसे टैकल कर सकता हूँ। तो आप अगर पेड कोर्स में हो तो उनसे पूछ सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब गूगल से जाकर आप सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, आपको वहां पे एफिशिएंट तरीके बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक। तो इनका बेटर अप्रोच जानने की कोशिश करो, इसको नोट्स में लगाओ, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा। अगला क्या, अगर मॉक अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी खराब है, यानी कि ये स्टार्टिंग के दो प्रॉब्लम नहीं है, आप सही से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, आपके लास्ट में 10-15 क्वेश्चन ऐसे रह जाते जिसको आप देख भी नहीं पाते, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मॉक की फ्रीक्वेंसी 1-2 दिन की रखो, यानी 1 दिन या 2 दिन के गैप पे आपको मॉक लगाने चाहिए, क्योंकि अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करना है, तो ज्यादा बार आपको मॉक्स देने चाहिए। इसमें क्या करोगे, एक सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट का फिक्स ऑर्डर बना लो अपने लिए, कि शुरुआत में मैं इस सब्जेक्ट को जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। यानी कि जैसे मेरा क्या रहता है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, मोस्ट रिकमेंडेड भी यही है, ज्यादातर टॉपर्स भी इसको फॉलो करते हैं, इसी का लगभग कोई वेरिएशन। यानी स्टार्टिंग में आपको जीके या इंग्लिश में से कुछ रखना चाहिए, और रीजनिंग और मैथ्स वाले को लास्ट में रखना चाहिए। देखो इसमें बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है बहुत बड़ा, जो मैं क्यों इसको फॉलो करता हूँ। इसको मैं हमेशा से फॉलो करते आ रहा हूँ, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। फायदा क्या होता है, जीके के अंदर आप आराम से 5 मिनट में पूरा पेपर घूम सकते हो, यानी क्योंकि जीके में क्या, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। 10 मिनट में इंग्लिश कर सकते हो, विद प्रैक्टिस ये हो जाएगा, 15 मिनट वहां गया। उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट में आप रीजनिंग में घूम सकते हो, बचे हुए टाइम में आप मैथ्स में जा सकते हो, और लास्ट में लगभग 5-10 मिनट जो आपका सेव हो जाएगा, लगभग 5 to 10 मिनट्स का टाइम सेव होता है। इसके अंदर पूरा पेपर आप दोबारा से घूम सकते हो कि कौन से ऐसे सवाल थे जो लेंदी वाले थे, उधर मेरे को टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। और जब जैसे ही आप जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन करते हो 15 मिनट के, लगभग 15 से 16 मिनट में आप इतने करते हो, तो आपको रहता है कि भाई 50% पेपर मैंने देख लिया है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ होता है कि अब मुझे बचे हुए इस टाइम में केवल 50 और सवाल देखने हैं, तो दिमाग में एकदम प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो एक आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर अदरवाइज आपका कोई और तरीका है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो और वो आपको सही लगता है, तो आप उस पर भी रह सकते हो, लेकिन एक फिक्स कर लो अपना कि मैं इसी ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लो कभी मैथ्स आ गया, मैथ्स से मैं शुरू कर दे रहा हूं, जबकि हमेशा मैं जीके से स्टार्ट करता था। तो ऐसा काम आपको नहीं करना, आप एक फिक्स पैटर्न पकड़ोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, कि आपको स्किपिंग, जो लेंदी क्वेश्चन है उनको स्किप करने का आर्ट आना चाहिए। इसमें मोस्टली क्या होता है, रीजनिंग में बहुत बड़ा ट्रैप छुपा हुआ होता है। जैसे ही रीजनिंग में जाओगे, आपको लगभग 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, किसी भी अच्छे बंदे का जिसका दिमाग तेज है उससे रीजनिंग के 25 के 25 सवाल बन जाएंगे, लेकिन 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जो लेंदी सवाल टीचर डालता है आपका टाइम खाने के लिए। तो आपको पहली बार में समझ आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अभी नहीं देखना, मैं बाद में देखूंगा, तो इसीलिए उसको वहां पे मार्क फॉर रिव्यू लगाओ, आगे जाओ। मैथ्स में भी लगभग 3-4 के सवाल ऐसे होंगे जो आप
तुरंत नहीं बना सकते, उसमें लेंदी है, टाइम टेकिंग है या कैलकुलेटिव है, उसको वहीं पे छोड़ो, मार्क फॉर रिव्यू करो और अपने ऊपर भरोसा रखो कि ये 5 से 8 सवाल जो मैंने रिव्यू के लिए लगाए मैं सेकंड राउंड में आकर देख लूंगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन स्किप करने का हैबिट डेवलप करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करो। रीजनिंग और मैथ्स में सबसे ज्यादा इसका इशू होता है, तो सेक्शनल टेस्ट आप जाओगे, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप जो भी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस है उसको छोड़ने का हैबिट डेवलप करो। जरूरत पड़े यार, अगर 25 सवाल है रीजनिंग में, अगर स्टार्टिंग में मान लो आपने 10 क्वेश्चन ही रिव्यू पे लगा दिया, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे करके वो 10 से 5 पे आएगा, या हो सकता है उस पेपर में सही में 10 क्वेश्चन को रिव्यू में डालने का जरूरत था। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको ईजी क्वेश्चंस को पहले अटैक करना है, उसको अपने झोली में भर लेना है, उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा तो आप कॉन्फिडेंस भी आपका हाई होगा और दिमाग भी तेज चल रहा होगा। आखिरी के 10 मिनट में आपका दिमाग सबसे तेज चलता है, इसीलिए वहां पे आप बचे हुए सवाल से डील कर सकते हो। इसी की वजह से सबसे ज्यादा जो है लोगों का टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए आप जो क्वेश्चंस को स्किप करने की हैबिट है वो डेवलप करो। इसके लिए आपको सेक्शनल टेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सिली मिस्टेक पे मैं बात करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, लेकिन मैं डिटेल में बात करना चाहता था ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना बचे। तो सिली मिस्टेक फाइनली बात करके मैं वीडियो एंड करता हूँ। मॉक फ्रीक्वेंसी इसमें आपको लगभग 1 से 2 दिन की रखनी है, ठीक है। इस स्टेज पर आप बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन अपने बन चुके होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिली मिस्टेक का इशू आ रहा है और कोई इशू नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टास्क लिस्ट के साथ साथ आपको अब यहाँ पे एक सिली मिस्टेक का भी लिस्ट प्रिपेयर करना है, और ये सिंगल लिस्ट होगा। हर टेस्ट का अलग अलग टास्क लिस्ट था, लेकिन सिली मिस्टेक का एक पूरा कंसोलिडेटेड लिस्ट होगा। चाहो तो आप व्हाट्सएप पे अपने आप को मैसेज कर दो या फिर एक ग्रुप बना दो व्हाट्सएप पे, और उसमें क्या करो कि सिली मिस्टेक सारे नोट डाउन करते रहो। हर टेस्ट के बाद जो भी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कि प्लस को माइनस ले रहे हो, सिनोनिम को एंटोनिम पढ़ ले रहे हो, या नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन में आप करेक्ट वाले क्वेश्चन ढूंढने लग रहे हो, तो ये सब सिली मिस्टेक्स आमतौर पर होती है। इसको नोट डाउन करते जाओ और एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनेगा। आपके 10, 15, 20, 25 इस तरह कहीं गलतियां होंगी जो बार बार आप करते होगे सिली मिस्टेक्स के नाम पे, ठीक है। हर बार जब आप नया टेस्ट दोगे तो इस सिली मिस्टेक्स वाले लिस्ट को सरसरी निगाहों से ऊपर से जरूर देख लेना। हर बार टेस्ट देने से पहले 15 मिनट आपको यही करना है, और जब एग्जाम में भी जाओगे तो यही करके जाना। एग्जाम सेंटर से बाहर जब आप ट्रैवल कर रहे होगे या सुबह जब निकल रहे होगे, इस लिस्ट को एक बार बस आराम से अच्छे से देख लेना, ताकि आप माइंडफुल रहो कि ये गलतियां मुझे नहीं दोहरानी है। इससे आप सिली मिस्टेक्स काफी कम कर सकते हो। लैक ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट्स का अगर आपको प्रॉब्लम है, अब तक आप बहुत ऊपर जा चुके होगे। अब है कि आप 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल वाली रेंज में होगे। यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हर दिन एक मॉक अब यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, आपको टास्क लिस्ट में अब एडवांस कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा टारगेट करना है। यानी अब अलजेब्रा में प्रॉब्लम है तो पूरा अलजेब्रा का 30 सवाल मैं नहीं बनाऊंगा, मैं अलजेब्रा के उन सवालों को बनाऊंगा जिसको मैं बार बार गलत कर रहा हूं। यानी एक्स का पावर 4 वाला सवाल मेरे से नहीं हो रहा है, एक्स के पावर 6 वाला सवाल नहीं हो रहा, या एक्स के बहुत बड़े पावर आ जा रहे हैं, 48 पावर आ रहा है, इस सब वाले सवाल को आप नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको यूट्यूब से सीखने हैं, ठीक है, और उनके सवालों को प्रैक्टिस भी करना है। तो ये वाले टाइप्स को आप सीधा यूट्यूब पे जाकर लिख सकते हो कि ये वाले टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे बहुत सारे बंदों ने वीडियो बना रखे हैं, 10-15 मिनट में आपको एडवांस वाले कॉन्सेप्ट्स बनाने के तरीके आपको वहां पर वो सिखाते हैं। तो यहाँ से अब आपके अपना लेवल अपग्रेड करना है। यहाँ पे अगर आपके पास एक पेड कोर्स है, पेड टीचर है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, अदरवाइज आप यूट्यूब का सहारा लो, ठीक है। तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स वाले प्रॉब्लम में यहाँ तक पहुंचना है। इसमें मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो बंदे आप पहुंच जाते हैं 90 परसेंटाइल के ऊपर आ जाते हैं, तो उनमें खुद में एक मैच्योरिटी आ जाती है, ये सब चीजें वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं ज्यादा डिटेल्स में बात करूं ताकि आपको कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई डाउट बच गया होगा, कुछ भी रह गया होगा, तो वीडियो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दे दूं। टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर को जरूर यूज कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी आई होप, और मॉक वगैरह भी आप स्टार्ट कर रहे होगे, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना चल रहे होगे। तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।